बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आय अल्लाह मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे और सच बात कहने की तौफीक अता फरमा। करोड़ों दुरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम बैठक में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। आज हमने हमारे एक इलाके की शख्सियत ज़ैन बख्तावर भाई को हमने दावत दी है। उनसे आज हम तौसा शहर के मुख्तलिफ मसाइल पर बात करेंगे और उनका खूबसूरत तज्ज़िया लेंगे। सबसे पहले तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि नाज़रीन को अपना तारुफ़ करवाते चलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं बैठक तौसा शरीफ और मुश्ताक भाई का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया और उन्होंने हमें एजाज़ बख्शा कि मैं आज एक आम नौजवान की हैसियत से मैं बैठक तौसा शरीफ में बैठकर मैं आम मसाइल को उजागर करूँगा। मुश्ताक भाई जी आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी आप हमारे साथ इस तरह ताउन जारी रखें। ज़रूर सर, ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। सर ये बताएं कि कराची से लेकर खैबर तक हमारी इंडस हाईवे जो है ना चल रही है। इस पे ये इस कदर टूट फूट का शिकार हो चुकी है कि इस पे जो है ना हम लाशें उठा उठा कर थक चुके हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या इसको होना चाहिए, ये बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? सबसे पहले जो पहली बात है, आज से अगर आप 20 साल 25 साल पीछे चले जाएँ, ये सड़क 97 या 98 में बनाई गई। जी सर। उसके बाद मुख्तलिफ़ हुकूमतें आती रहीं। मुशर्रफ हुकूमत के बाद नवाज़ शरीफ या ज़रदारी या उसके बाद इमरान खान, कोई भी आया, लेकिन उसमें इस प्रोजेक्ट या इस रोड को मुख्तलिफ़ हिस्सों में बांट दिया गया। हर बार नए ठेकेदार आते हैं, अपना काम सिर्फ एक चंद किलोमीटर, और वो भी मटेरियल जो चंद ही महीनों में उखड़ जाता है और वो फिर वैसे हमारा मुंह चढ़ा रही होती हैं। इसकी ताज़ा मिसाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले मैं हवाला ये देना चाहूँगा कि मुश्ताक भाई एक प्रोग्राम में बता रहे थे कि यहाँ पर कोट कैसरानी से लेकर आगे आप चले जाएँ रमक तक या उसके आगे त्रिमन तक चले जाएँ तो ये रोड बिल्कुल नाकिस है। अब यहाँ लोग लाशें उठा उठा के थक गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि हमारे लोगों को MNA साहिबान जो हम आते हैं, बजाय सलाम दुआ करने के सबसे पहले ये सवाल करें, MNA साहब फ़ंड तो बहुत मिले, आप तीसरी दफ़ा MNA बन रहे हैं, कब आप वो करेंगे? आप तो अपनी लैंड क्रूज़र में आते हैं जिसका तो टायर भी इतना बड़ा है कि अगर नाली में फंस जाए तो आपको पता भी नहीं चलता और आप अपनी गाड़ी में खनामा यहाँ से गुजर जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि MNA साहब को बताया जाए कि ये भी आपका हल्का है। क्या आपका हल्का से तौसा शहर से बाहर नहीं है? आपको शहर में भी काम करने हैं। आपका हल्का कहाँ तक है? आपका हल्का यहाँ से अभी भी छोटा हो गया है। अगर आप चलेंगे तो शाहसदरुद्दीन या शाहदरुल तक है, वरना उससे पहले तो सरदार अमजद फारूक कोसा के दौर में तो सीमेंट फैक्ट्री से लेकर त्रिमन तक था। चलो आप कह सकते हैं उस दौर में चलो काम मुश्किल था, लेकिन क्या वो बच्चे हैं? उनको नहीं मालूम कि हमारे मसाइल क्या हैं? वो भी तो रोज़ाना उसी से सफ़र करते हैं, या वो सिर्फ आते हैं ईदैन पे, ईद की नमाज़ पढ़ के लोगों से सलाम दुआ करके चले जाते हैं? सर ये बताएं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बुनियाद रख दी गई है मुल्तान में, तो इसमें हमारे तौसा शहर के लिए भी, नौजवानों के लिए भी नौकरियों का कोटा होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए। हमारा लिटरेसी रेट इस वक्त 98% है और मैं इस बात का खुद गवाह हूँ कि इस्लामाबाद और लाहौर में मैं जहाँ भी जॉब के लिए गया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे नौजवान जो अगर कहीं पे फाइज थे वो 98% अपनी उन्होंने जो है वहाँ पे पोस्टों के ऊपर थे। लेकिन आज तक कोई क्यों अपने शहर के लिए क्यों नहीं कर रहा? हम लावारिस क्यों हैं? 1947 के बाद हमें आज तक हमारे हकूक़ क्यों ना मिल सके? हमारे हर दफ़ा हमारे नुमाइंदे आते हैं, नारा लगाते हैं, हम जिंदाबाद का नारा लगा के वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद उनके दरवाजे तो आवाम के लिए खुलते भी नहीं हैं। और उसके बाद हमारे नौजवान MPhil PhD करके बेरोज़गार होकर मामूली सी नौकरियां करने पर मजबूर हैं। मेरा मुतालबा हुकूमत वक्त सरदार उस्मान बुज़दार साहब से है कि वो जनूबी पंजाब के नौजवानों के लिए सूबाई और उसके साथ वफाक में भी कोटा रखें। जिस तरह दूसरे सूबों को सीटें दी जाती हैं, इसी तरह चाहे वो जनूबी पंजाब का नाम हो या अगर ये मरला अगर तय होने में ताख़ीर का शिकार होता है तो हमें कम से कम ट्राइबल एरिया से भी हट कर, क्योंकि ट्राइबल एरिया के नौजवानों का भी हक है, लेकिन हमें पंजाब जनूबी पंजाब को मेंशन करके हमें वहाँ पे सीटें दी जाएँ ताकि हमारे नौजवान जो मायूसी का शिकार हैं,
आप कभी नौजवान देख लें तो बहुत बड़ी तादाद में हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। तौसा शरीफ का दिल फौजी पढ़ाओ अभी तक हुकूमती सरपरस्ती में क्यों नहीं आया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुश्ताक भाई, जैसे आपको मालूम होगा कि उस वक्त जब ये हुकूमती सरपरस्ती में था और इस वक्त ये आर्मी के अंडर था, तो इसकी नीलामी की गई थी जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों ने हिस्सा लिया था। होना तो ये चाहिए था कि इस नीलामी में हुकूमत पंजाब बजाते खुद हिस्सा लेती, चाहे वो उसके बाद रेंट पर ही क्यों ना मैं दे आपकी बात यहाँ काटूंगा। सरकारी चीज़ें बेची जाती हैं या उसे 99 बरस की लीज पे जो है ना दिया जाता है? चाहे वो लीज पर दिया जाए, चाहे वो हुकूमत अपनी सरपरस्ती में ले। मुश्ताक भाई, लीज पर देने का क्या फ़ायदा होता है? वो भी तो वही ठेकेदार आ जाता ना, वो आपकी फौजी पड़ाव को अपनी मर्जी से चलाता। अच्छा, इससे पहले अगर पीछे चले जाएं तो ये भी एक तरीके से चल रही थी, जहाँ पे अगर हम बयाबान है, अगर ये इलाका ये जगह जो है ये बिल्कुल गैर आबाद पड़ी है, जो आज भी क्यों तजावज़ात रोड के ऊपर आ रहे हैं, क्यों रेडी वाले आज भी रोड तंग कर रहे हैं? क्या हम ये नहीं सोच सकते कि यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी एक अच्छी मार्केट नहीं है जिसको हुकूमती सरपरस्ती में दिया जाए, जहाँ पर इनको रोज़गार दिया जाए? क्यों ये रेडी वाले बार बार ये पुलिस के जुल्म का शिकार होते हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि जब जगह होगी तभी उनको दी जाएगी। कौन रेडी वाला है जो, या कौन ऐसा छोटा दुकानदार है जो एक 15-20 हज़ार किराए की दुकान माहाना में गुजारा करेगा या वो किराया दे सकता है? तौसा शरीफ का इकलौता पार्क जो कि शहर से बाहर बना था, और मेरे ख्याल के मुताबिक 15 साल इक़्तिदार में सिर्फ हमें वही ही एक पार्क मिला था, लेकिन अब सरदार उस्मान खान बुज़दार की जो है ना हुकूमत में वो अभी तक क्यों तकमील के मराहल में नहीं जा रहा? मुश्ताक भाई, आपको मैं एक बड़ी अजीब सी बात बताऊं। मैं शहर तौसा का बासी हूं। मैं इस वक्त ये आपको एक तल्ख हकीकत बताऊं, जब सरदार साहब ने आना होता है तो यही कमेटी, टाउन कमेटी वाले, ये वासा वाले, ये सफाई वाले, ये सारे लोग आकर जो है ये सफाई करना शुरू कर देते हैं, रंग रोगन करना शुरू कर रहे हैं। हॉस्पिटल में दवाइयाँ जी आ जाती हैं, बेड भी साफ़ सुथरे हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ सरदार साहब को बेवकूफ़ बना रहे हैं या वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं? अगर हम किसी तरह से अगर म्यूनसिपल के ऑफिस में चले गए, वहाँ पे सिवाय खाली कुर्सियों के, सिवाय वहाँ पर चंद अफराद के जो कहते हैं जी कल आ जाना जी साहब आज गैर हाजिर हैं, या वो कहते हैं जी इतने पैसे दे दो तो आपका काम हो जाएगा, क्यों बेहिसी है? अभी तक ये लोग क्यों नहीं कर सके? बात आ गई कमाल पार्क की। 15 साल में किस बंदे ने क्या काम किया? कितने MNA रहे, कितने MPA रहे? उन्होंने कभी कोई सोचा? उनकी औलादें तो सर जी बाहर पढ़ रही हैं, लंदन में, अमेरिका में, या वो बड़े शहरों में पढ़ रही हैं। क्या हमारे नौजवानों का हक नहीं है? उसके साथ मैं एक बात थोड़ी सी मज़ीद अर्ज़ करूँगा। कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल होता है, वहाँ पे कब्रें हैं, वहाँ पे लड़के जाके क्रिकेट खेलते हैं, हालांकि वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। बार बार मुतअद्दिद बार AC साहब से दरख्वास्त की गई, लेकिन AC साहब ने इसका नोटिस तो नहीं लिया और उसके बाद वही की सूरत हाल जारी है। शहर के वस्त में अड्डे काम कर रहे हैं, इनको बाहर क्यों मुंतकिल नहीं किया जा रहा? जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पर अगर आपने कोई भी ऐसा अड्डा जो आपने यहाँ पर है, उसमें सबसे पहले जो है ये आपके कोई आम लोग नहीं है, ये बहुत बड़े पुरअसर लोग हैं, पुरअसरार लोग भी कह सकते हैं। मुतअद्दिद बार अब आपको अगर हम मुश्ताक भाई अगर हम आपको ले जाएं कहीं पे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे पीछे उन्होंने अड्डा एक बनाया था, जिसको बनने में मेरा ख्याल है तकरीबन 10 साल का अर्सा गुजर चुका है। लेकिन इंडस हाईवे दूर होने की वजह से और उसके बाद इस शहर में जो है उनका एक शुरू दिन से एक उनका जोर रहा है, वो नहीं मुंतकिल हो सके। चाहे कोई MNA आया, MP आया, उसने कभी तवज्जो बिल्कुल नहीं दी। 2018 से लेकर आज तक जो है ना जनूबी पंजाब का बजट लाहौर वाले हमेशा ले उड़े, और ये भी होता था कि जनूबी पंजाब का बजट जो मुख्तस होता था उसको भी जो है ना वो लाहौर पे लगा देते थे। इसकी क्या वजूहत है? मुश्ताक भाई, हम और आप इसी वसेब के रहने वाले हैं। जिला तो अपनों से होता है, गैरों से हम क्यों करें? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे MNA साहिबान तो इस बात से भी बखूबी आगाह हैं। जनाब मोहतरम हमारे इस वक्त अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे, तो वो अपनी कैंपेन के आखिरी दिनों में सरदार अवैस लिगारी की दावत पर जो है वो डेरा गाजी खान में आए थे, तो बड़े बुलंद व बाला दावे थे। क्या उनको मालूम नहीं कि जनूबी पंजाब की साइड पर हम भी लोग यहाँ पर हैं, बासी हैं, जो हमारा तालीम का, सेहत का बजट उठाकर ऑल इन ट्रेन पे लगा दिया गया? क्या वो पैसा खैरात का था? क्या वो पैसा मुश्ताक भाई हुकूमत का था या अवाम का था? हकीकत तो ये है कि मुश्ताक भाई उन्होंने अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगाया, और उल्टा हमारा पैसा ही आग में झोंक कर उसको रोडों में दफन कर दिया।
तौसा शहर में जो है ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज़रा मुख्तलिफ रहती है हमेशा। यहाँ पर SHO और DSP इतनी जल्दी तब्दील कर दिए जाते हैं, इस बारे में आप क्या समझते हैं? मुश्ताक भाई, आप कभी राजनपुर से, कभी कश्मीर से आकर आप कभी त्रिमन तक आएँ तो आपके मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सरदार हैं जो आज तक इतने बाइख्तियार और इतने असर वाले हैं कि कोई भी SHO अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका फ़ौरन तबादला कर दिया जाता है। आपको अभी भी शायद याद होगा कि जब DSP साहब इरफान खोसा साहब आए थे आज से 5 साल पहले, तो उन्होंने वहाँ पे थाने के ऊपर लिख दिया था कि टाउटों का दाखिला मना है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तब्दील, लेकिन फिर उनके जाने के बाद वैसे ही सूरत हाल हो गई। आज भी शहर में ट्रैफिक ब्लॉक है, या कोई चोरी चुकारी होती है तो उसकी कंप्लेन की जाती है, उसके बाद FIR दर्ज होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। आज भी हम कहते हैं कि ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। आज भी हम कहते हैं सबसे बड़ा मसला यही गुर्बत है। अगर गुर्बत ख़त्म हो जाए तो यही नौजवान जो हथियार उठाए हुए हैं, जिनको इंसाफ नहीं मिला, समाजी इंसाफ नहीं मिला, उन लोगों को हमने कौमी धारे में लेकर आना है। हर साल सेहत पे जो है ना बहुत ज़्यादा बजट मुख्तस कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप अस्पताल चले जाएं तो वहाँ जो है ना डिस्प्रिन और पेनाडॉल के अलावा कुछ नहीं मिलती। मुश्ताक भाई, इस बात का गवाह मैं खुद हूँ कि जब भी हॉस्पिटल हम जाते हैं तो पहली बात है वो तो पर्ची लेने वाला जो है वो यही कहता है कि देने वाला वो कहता है कि जी डॉक्टर साहब नहीं है। अच्छा, आएंगे वो एक के पास भेजते हैं दूसरे के पास, यानी कि हमारी तदलील की जा रही है। हम तो एक मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं, लेकिन इस वक्त हम शहरियों की या तौसा के बासियों की हालत कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं है। तौसा को इस वक्त पूरे 53 यूनियन काउंसिलों की जो है उसको वो कवर कर रहा है। जो भी दूर दराज से मरीज़ आता है वो तौसा शहर में भी आता है। अलमिया ये है कि 80% केसेस को रेफ़र कर दिया जाता है मुल्तान, जिसका गवाह मैं खुद हूँ। मेरा अपना एक्सीडेंट हुआ 2014 में सोकर रोड के ऊपर, और मुझे जब हॉस्पिटल लेके आए ना वहाँ पे कोई दवाई थी, ना वहाँ पे कोई इब्तदाई तिब्बी इमदाद थी। मुझे उठाकर DD खान रेफ़र कर दिया गया। और डॉक्टर साहिबान अल्लाह उनका भला करे, पढ़े हुए तो बहुत हैं, लेकिन बात है सिफारिश पे आए हुए हैं, फिर वो क्या काम करेंगे। ये बताइए कि यहाँ पर जो है ना कार्डियोलॉजी यूनिट भी दे दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल में पिंडी के अस्पताल से मुंसलिक कर दिया गया है, तो इसके बावजूद भी जो है ना 80% के करीब जो भी केसेस आते हैं उन्हें मुल्तान या डेरा गाजी खान रेफ़र कर दिया जाता है। मुश्ताक भाई, यही बात अभी हुई और दोबारा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बात है नीयत की। अगर हम काम करना चाहें, जी, हमारे पास अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, हमारे पास अच्छे डॉक्टर भी हैं, क्यों बाहर के डॉक्टर आकर हमारे शहर में आकर वो तजर्बा क्यों करते हैं? हमारे अच्छे डॉक्टर क्यों शहर से बाहर जाने को तरजीह देते हैं? हमने खुद इसको नहीं बनाया। दूसरी बात, हुकूमती सरपरस्ती। हमारे EDO हेल्थ, हमारे हेल्थ के मेम्बरान हैं, वो सब ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं। वो तो कंप्यूटर पर या उसके लैपटॉप पे जो है व्हाट्सएप की तस्वीरें आके भेज दें, जी सरदार साहब सब ओके है। यार, सरदार साहब के पास और भी बहुत काम है। ये लोग कब सुधरेंगे? इनके ऊपर कब हाथ डाला जाएगा? इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? बस एक इंक्वायरी होती है, फाइल बना दी जाती है, उसके बाद ये क्लियर करके ये लोग दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। सराइकी वसेब के नौजवानों, ख़ासकर तौसा शरीफ के नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम छोड़ेंगे कि वो अपना कैसा किरदार अदा करें? मैं अपने नौजवानों को सबसे पहले ये कहूँगा कि अपनी तालीम पर तवज्जो दें, अपने शहर को बनाएं, अपने शहर की तामीर में हिस्सा लें, अपने लोगों के साथ बने, बजाय इसके कि अपने शहर का नुकसान आप और आगे बढ़ें। सियासत में नहीं कह रहा कि तालीम में कह रहा हूँ, और तालीम में भी हैं, लेकिन मुश्ताक भाई अलमिया यह है कि वो बोल नहीं सकते। आज भी हमारे कुछ ऐसे बासर लोग हैं, या हमारे ख्वाजा साहिबान के साथ भी बहुत सारे लोग उठते बैठते हैं, वो ख्वाजा साहब करते हैं, लेकिन ख्वाजा साहब को शायद ये नहीं मालूम कि ख्वाजा साहब गरीब कैसे गुजारा कर रहा है। गरीब नौजवान जो ग्रेजुएट है, जो उसने मास्टर की हुई है, उसको तालीम ज़रूरत है, उसको जॉब ज़रूरत है, या उसका रोज़गार ज़रूरत है। ये भी हमारे MN MPA की ज़िम्मेदारी है। हम हर बात अगर हुकूमत पे करते हैं, लेकिन उतना फ़र्ज़ हमारा अपना भी है। हम अपने रवैये भी ठीक करें और हम एक दूसरे के साथ समाजी खिदमत का भी सिलसिला हम जारी रखें। प्रोग्राम बैठक तो आप देखते होंगे, आप क्या राय रखते हैं कि प्रोग्राम बैठक तौसा शरीफ जो है ना जनूबी वसेब की महरूमी पर काम कर रहा है या नहीं? जी, प्रोग्राम बैठक का मैं बहुत मशकूर हूँ। मैं बाकी जो है बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड था कि मैं मुश्ताक भाई से एक मुलाकात करूँ, और मैं मुश्ताक भाई के ज़रिए एक वसीला बने कि वो हमारी राय को अवाने बाला तक पहुँचा सकें। क्योंकि हर दफ़ा सरदार उस्मान बदार साहब आते हैं, उनके साथ इतने लोग होते हैं कि मुझ जैसा नौजवान वो आगे नहीं जा सकता, वो अपनी बात नहीं कर सकता। तो मैं मुश्ताक भाई और बैठक पेज का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया। मैं आइंदा भी मैं अपनी कीमती आरा और कीमती मशवरे से
मुश्ताक भाई के साथ रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जैन साहब, जो कि अपना तौसीफ़ शरीफ के मसाइल पर बहुत ही खूबसूरत तज्ज़िया दे रहे थे। मैं इसको मज़ीद जो है ना, इसकी बहस आगे नहीं ले जाना चाहता था कि इन्होंने सब कुछ बतला दिया, और मैं ख़ासकर नौजवानों के लिए जो पैगाम छोड़ा है कि वो अपने तालीम पर तवज्जो देते हुए मुल्क की बागडोर संभालने में अहम किरदार अदा करें। वस्सलाम।